अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, जो जो भारत का इलेक्शन करीब आ रहा है, तू मामला एज एक्सपेक्टेड बिगाड़े जा रहे हैं। और एज जॉर्ज सोरोस ने कहा था पिछले साल कि हम इस बार इलेक्शन में बीजेपी को जीतने नहीं देंगे, तो इनका बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन बहरहाल कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह मामलात को ख़राब किया जाए, भारत की इंटरनेशनल इमेज को ख़राब किया जाए, और उसमें भारत की ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ पेश हैं, सबसे आगे हैं इन मामलात को ख़राब करने में। अब एक मिसाल है कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ना होती और सपोज़ अमरिंदर सिंह होते और साथ में बीजेपी की कोएलिशन होती, तो क्या ये सब हो सकता था? भाई, जिस तरह यूपी में योगी जी ने तमाम किस्म के आंदोलन पे पाबंदी लगा दी है, कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। और जो किसी को भी इसमें पुलिस को पावर मिल गए हैं कि किसी को भी बगैर अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। और जो भी इस की वायोलेशन करेगा और इसके बावजूद प्रोटेस्ट करेगा तो उसको कैद की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माने की भी सज़ा हो सकती है। तो वैसा ही पंजाब की सरकार कर सकती थी ना। या तो मोदी विरोध को छोड़ के आप देश विरोध में आ गए हैं, इसीलिए आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि ये मतलब हरियाणा की सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में चूँकि यूनियन टेरिटरी है तो लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी के पास है, तो वो कर रहे हैं। पंजाब की सरकार क्या कर रही है? हवा दे रही है। पंजाब से हम ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं होती हुई कि खालिस्तानी खुल के सामने आ रहे हैं, तो इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? तो ये है कि मतलब आप ये बताएं कि क्या फार्मर्स भारत में पंजाब में ही है? मतलब बाकी भारत में फार्मिंग नहीं होती, खेती नहीं होती? मेरे पास आंकड़े आए थे, उसमें खाली चावल और गंदम में पंजाब भारत में तीसरे नंबर पे है प्रोडक्शन में। चावल में तीसरे पे है, गंदम में तीसरे पे है। बाकी जो मेन दूसरी फसलें हैं जितनी भी, उसमें पंजाब टॉप 3 में है ही नहीं। तो पूरा भारत खेती कर रहा है, ये आंदोलन कर रहे हैं। जबकि एक और आंकड़े मैंने देखे जिसमें पूरे भारत में फार्मर्स में सबसे ज़्यादा कमाने का मतलब जो प्रॉफिट है वो पंजाब के फार्मर्स के पास है। बाकी फार्मर्स की मंथली इनकम पंजाब के फार्मर्स से कई 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 जगहों पे तो आधे से भी कम है। और इनकी जो डिमांड्स हैं वो इलीगल है, इलॉजिकल है। और इनकी जो तैयारियां हैं, ये तो ऐसे तैयारियां कर रहे हैं जैसे जंग पे जा रहे हैं। वही यहाँ पिछले 2 महीने से यूरोप में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूरोपियन पुलिस उनका कचूमर निकाल रही है, उनको इस तरह ट्रीट कर रही है जैसे टेररिस्ट को करते हैं। और लेकिन फिर भी क्या भारत ने उसके बारे में बोला? तो इस बार भारत के फार्मर्स प्रोटेस्ट पे भी पिछली बार की तरह रिहाना और ग्रेटा थुनबर्ग और ये सब आ गए थे ना। इस बार इनकी बोलती इसलिए बंदे कि यहाँ पे खुद यूरोप का तकरीबन यूरोप के मुल्कों में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी मैं जब इंडिया में था तो यूरोपियन यूनियन जो ब्रसल्स में कैपिटल है, इन्होंने पूरा ब्रसल्स जाम किया हुआ था कई कई दिन तक। और अभी भी कई जगहों पे फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आयरलैंड में, स्पेन में, कई जगहों पे चल रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं। तो इसलिए इनकी बोलती बंद है। लेकिन भारत के फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हैं वो पूरे पूरे कंट्रीज़ के फार्मर्स आ रहे हैं। जैसे नेदरलैंड में है तो पूरे नेदरलैंड के फार्मर्स आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पंजाब का फार्मर आ रहा है, हरियाणा का भी नहीं आ रहा, जो कि यूज्ड टू बी वंस पार्ट ऑफ पंजाब। मध्य प्रदेश का भी नहीं आ रहा, तमिलनाडु का भी नहीं आ रहा, हैदराबाद का भी नहीं आ रहा, बंगाल का नहीं आ रहा। क्यों भाई? उनको ये सब डिमांड्स नहीं करनी क्या पूरी? तो ये आतंक है सीधा सीधा। और इसमें ये खालिस्तानी खुल के सामने आ गए हैं, जबकि ये मूर्ख हैं। ये लड़की आरुषि, उसको ज़बरदस्ती इस्लाम मुसलमान किया गया और एक इस्लामिस्ट बाबर के साथ इसका ज़बरदस्ती निकाह किया गया मीरपुर माथेलो सिंध में। एक और लड़की का भी ननकाना साहब में मामला चल रहा है।
ये इनको इन सिखों की परवाह नहीं है। ननकाना साहब में आज से 2 साल पहले प्रोटेस्ट हुए थे कि हम ननकाना साहब का नाम चेंज कर देंगे। ननकाने का नाम बदल गया थी, गुलामा ने मुस्तफा शहर अगर इन्होंने साढ़े 9 की जाति की थी, रब्बे काबा दी कसम इस गुरुद्वारे की खाते मस्जिद बनेगी। तो उनको मसला नहीं है। जहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, जहाँ पे सिख धर्म का जन्म हुआ, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कह रहे हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। पाकिस्तान इनको घास भी नहीं डालता। मैं अभी जा रहा था साउथ हॉल 2 हफ्ते पहले, तो उबर बुलाई थी, फैमिली के साथ जा रहा था। तो ड्राइवर वो सिख, तो मैंने ऐसे ही बातचीत निकली। उसने पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। तो उसने कहा कि अच्छा हम आते रहते हैं वहाँ पे, हमारा जो गुरुद्वारे हैं उनको विज़िट करने, हमारी यात्रा के लिए आते रहते हैं। काफ़ी सिख आते हैं और मैं भी 2-3 बार गया हूँ। तो मैंने कहा आपके वो गुरुद्वारे जो पाकिस्तान में हैं वो सिखों के हवाले हैं? बोला नहीं, मुसलमान चलाते हैं उनको। करतारपुर साहब के ऊपर बात निकली तो मैंने कहा करतारपुर साहब अभी जो बनाए नया, तो इससे पहले क्या था वहाँ पे? ये तो एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, तो कायम था कि ख़त्म था? तो कहता नहीं ख़त्म था, बस ये कि टूट फूट हो गई थी और छोटा मोटा कोई वो करते थे। तो मैंने कहा ये फिर सिखों ने बनाया? बोला नहीं नहीं, मुसलमानों ने बनाया और मुसलमान ही इसकी कमेटियों में है, मुसलमान ही इसकी कमेटी को चलाते हैं। इनको यहाँ पाकिस्तान का सिख जो कि ग़ुलामी में जी रहा है, जहाँ इनके पंजा साहब, करतारपुर साहब, ननकाना साहब और दूसरे जितने गुरुद्वारे हैं वो इनके कंट्रोल में हैं मुसलमान के, वो सही है। भारत का कोई एक गुरुद्वारा नहीं है जो हिंदू या कोई और कम्युनिटी चला रही है, वो सिखों के कंट्रोल में है। वो गलत है, वो जुल्म है, वो अत्याचार है। भारत में किसी सिख लड़की को कभी अगवा नहीं करके हिंदू नहीं बनाया जाता, पाकिस्तान में मुसलमान बनाया जाता है। वो इनके लिए सही है। तो नज़र नहीं आ रहा कि क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? साफ हमें पता है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। अब ये जमातुद दावा का पोस्टर चल रहा है, जो फेक है कि जेन्युइन है नहीं पता, लेकिन जमातुद दावा हाफिज सईद की जो है और जितनी पाकिस्तान की प्रॉक्सी टेररिस्ट एजेंसीज हैं, वो इस वक्त इनको खालिस्तानियों को खुल के पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई। पाकिस्तान की ही बनाई हुई खालिस्तान है ना। 2K भुट्टो ने बनाई थी, 2K पॉलिसी 71 की जंग के बाद। 1000 जख्म देंगे भारत को कि भारत की मौत हो जाए। और 2K पॉलिसी थी कश्मीर और खालिस्तान। और फिर ज़ियाउल हक ने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और हमने देखा कि 30 साल कश्मीर जलता रहा, खून में डूबा रहा। और यही चीज़ ये सिखों के साथ पंजाब में करना चाहते थे, 80s में भी की, बाद में भी करते रहे। और अब ये इमरान खान और बाजवा की पॉलिसी थी। इमरान खान ने ये करतारपुर साहब का दरवाज़ा खोला और इसके बाद आप देख लें, इससे पहले कहाँ था खालिस्तान का कोई नाम लेवा भी नहीं था। इसके बाद से शुरू हुआ ये, जब करतारपुर साहब का हुआ, फिर नवजोत सिंह सिद्धू और सन्नी देओल और सारे पहुँच गए ओपनिंग में। माटी के माधु तो नहीं है। जिंदगी इन लोगों की सियासत में गुजरी है, क्या इनको इमरान खान और बाजवा की पॉलिसी समझ नहीं आई थी? ये पॉलिसी थी जो ये छोटे से एक चवल किस्म के मौलवी ने खुल के बता दी। आज करतारपुर मंसूबे का इफ्तिताह किया है, वहाँ कश्मीर पे बात की है, कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है उसके हवाले से बात किया। मनमोहन सिंह साबिक वज़ीर-ए-आज़म, इंडिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने खान साहब का शुक्रिया अदा किया है, सिद्धू ने खान साहब का शुक्रिया अदा किया। तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आज बड़ा खुशी का दिन है जी कि एक जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं जी और पाकिस्तान कहता है जी हम अमन के दाई हैं जी, हम अमन के जो है वो दीवाने हैं जी, हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं जी। और मुसलमानों का यही माटू है जी कि वो अमन चाहते हैं। देखें जी, 14 करोड़ सिख हैं जी, 1 करोड़ कश्मीरी हैं जी और 30 करोड़ वहाँ पे इंडिया में मुसलमान हैं। अब 15 वो हो गए हैं
और 30 ये हो गए, 45,000 मुसलमान हो गए हैं, 40 करोड़ 45 करोड़ मुसलमान हो गए हैं। अगर सिख भी हमारे साथ, भाई हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्हें हमने इज्जत दी है, उन्हें हमें अपने सर पे बिठाया है, उन्हें इमरान खान ने इज्जत दी है, पाकिस्तान ने उन्हें इज्जत दी है, जनरल बाजवा ने उन्हें इज्जत दी है, पाक फौज ने उनका एहतराम किया है जी। इंशाअल्लाह ताला वो अब जंग में हमारे साथ होंगे। मोदी को अब सबक सिखाने का टाइम आ गया। इंशाअल्लाह ताला 45 करोड़ वहां होंगे और 20 करोड़ अवाम यहाँ है। मोदी अब तेरी खैर नहीं, इंशाअल्लाह ताला हिंदुओं का नाम और निशान मिट जाएगा दुनिया से। ये बहुत बड़ा कारनामा है जी बाजवा का, ये बहुत बड़ा कारनामा है इमरान खान का, ये किसी की सोच में भी नहीं था। याद रखें, ये इनकी पॉलिसी थी। और आज ये इलेक्शन को दागदार बनाने के लिए, भारत के इलेक्शंस को वायोलेंट बनाने के लिए, कभी हल्द्वानी में हो रहा है, कभी बंगाल में हो रहा है, कभी इधर फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे हो रहा है, हर जगह ये कुछ ना कुछ करवा रहे हैं। और इसके पीछे कौन क्या कर रहा है ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। अजीज दोस्तों, इंडिया एलायंस, मैंने आपको पहले भी कहा था जब ये बना था कि जैसे ही इलेक्शन का वक्त आएगा टूट फूट का शिकार होगा। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा? ममता जी होंगी, अरविंद जी होंगे, राहुल जी होंगे, ये सब प्राइम मिनिस्टर के बनने के ख्वाब देख रहे हैं। दूसरा, सबका अपना अपना इलाका है। तो कांग्रेस क्लेमिंग टू बी इन ऑल इंडिया, तो पंजाब में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इनको सीटें नहीं देगा। सीट एडजस्टमेंट की बात आएगी तो बंगाल में ममता नहीं देंगी, बिहार में लालू नहीं देगा। तो इस तरह ये सारे मसले थे और फिर टूट फूट का शिकार हुआ। नीतीश कुमार ने अलहदगी इख्तियार की, ये फारूक अब्दुल्ला अलग हुए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सफाया हो गया कांग्रेस का। अब ये एक कमलनाथ जी बचे हैं, वो भी ज्वाइन करने की बात आ रही है। तो अजीज दोस्तों, इंडिया अलायंस का तो कचूमर निकल गया है। कर्नाटका के गवर्नमेंट ने साउथ नॉर्थ का चक्कर चला के कि भाई हम इतना देते हैं नेशनल एक्सचेकर को, हमें क्या मिलता है? हमें कुछ भी नहीं मिलता, हमें दिया जाए, हमारे पास पैसे नहीं है। तो भाई साहब, हमने तो आपके कर्नाटक के इलेक्शन में जब आप जीते थे, कांग्रेस जब जीती थी, तो हमने उसी वक्त कह दिया था, मैंने भी अपनी वीडियो में कहा था कि इनके पास तो पैसे ही नहीं है। जो इन्होंने फ्री बीस का ऐलान किया है और जो क्रिश्चियन और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए इनको जो अपीजमेंट की बात की है, तो ये सब दे देंगे तो इनके पास डेवलपमेंट का पैसा ही नहीं होगा। और वही हुआ, इलेक्शन के 1 महीने बाद ही इन्होंने कह दिया था कि भाई अगले 1 साल तक हम कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने जो फ्री बीस का ऐलान किया है तो फिर हम डेवलपमेंट वर्क नहीं करा सकते। तो अजीज दोस्तों, अब आप ये देखें कि वक्फ प्रॉपर्टी के नेक्स्ट जो इन्होंने अभी बजट अनाउंस किया है, इसमें 100 करोड़ रुपया वक्फ प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट पे रखा है। 393 करोड़ रुपया माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पे रखा है। 10 करोड़ रुपया हज भवन मंगलुरु में बना रहे हैं। 200 करोड़ रुपया क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए रखा है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप डेवलपमेंट वर्क कहाँ से कराएंगे? आप सेंटर के ऊपर क्यों सारी बात रख रहे हैं? आप तो पैसा सारा इधर उधर लगा रहे हैं। एक और रिपोर्ट है कि 3,184 लाख रुपए कंस्ट्रक्ट कंपाउंड्स और 416 वक्फ प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पे, डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं। तो ये है कि अपनी इनकी पॉलिटिक्स देखें और फिर वो भारत की बात करें तो समझ में इनकी पॉलिटिक्स हमें भी अच्छी तरह आती है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी शौक का इजहार किया है कि आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल ऑफिस इंक्रोच लैंड पे बना है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई थी, जो ज़मीन उस पे बना है। तो आम आदमी पार्टी को कहा है कि आप अपना ऑफिस इधर से हटाओ, क्योंकि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। तो आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया कि अच्छा हम हटा देते हैं, आप हमें कोई और जगह दें। वो भाई, आपने एक जगह पे कब्जा करके उधर अपना ऑफिस बनाया था,
तो आपको इसके बदले में और कोई जगह क्यों दें भाई? ये तो आसान है ना, जैसे मैं इधर लंदन में किसी भी जगह पे अपना झोंपड़ा डाल के बैठ जाऊं, सरकार आए, कोर्ट मुझे कहे कि जा भाई इधर से हटा, तो मैं कहूँ अच्छा मैं हटा देता हूँ, मुझे कोई और जगह दो। तो सीधा सीधा चोरी सीनाजोरी। हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब इनके ऊपर केसेस बने तो ये अदालत ही नहीं जा रहे, इनको बुलाया जा रहा है तो वो कमीशन की तरफ जा ही नहीं रहे रिपोर्ट करने के लिए। तो ये भारत का सबसे बड़ा मसला ये है कि राजनीति। हम पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आर्मी है, तो भारत का सबसे बड़ा मसला गंदी राजनीति है। अजीज दोस्तों, मोदी विरोध, मुझे मोदी भक्त कहते हैं, मोदी भक्त हो तुम, मोदी के चमचे हो। ये ऑस्ट्रेलियन ओपोजिशन लीडर हैं, ये भी मोदी भक्त हैं क्या? Every politician there last night was jealous of the fact that he was able to get 20,000 people chanting his surname in unison. Mr Modi and his delegation for visiting Australia, for paying honour to the relationship. The relationship with India when we were in government was quite extraordinary and productive. It was a very cordial and engaging discussion, and the wide-ranging topics that we traversed gave an indication of the bipartisan support in the relationship, and Prime Minister Modi acknowledged that. It, of course, as the Prime Minister points out, followed on from quite an extraordinary event last night. There were lots of people in attendance from both sides of politics, but I said to the Prime Minister this morning that every politician there last night was jealous of the fact that he was able to get 20,000 people chanting his surname in unison on the other side of the world. Mainly at Labor Party functions, yes. So I thought it was an extraordinary event, and I really acknowledge the work of the Indian community in hosting Prime Minister Modi. We have an amazing diaspora community, people who have contributed in many, many ways to our national life, and they are an integral part of not only the present day Australia but into the future as well. ये कह रहे हैं कि सब जेलस होते हैं मोदी से, तो क्यों ना हो। इवन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 20,000 आदमी मोदी जी की जय हो के नारे लगाते हैं। बोला हम लोग जेलस होते हैं मोदी जी की इतनी पॉपुलैरिटी देख के, पूरी दुनिया में मोदी जी की इज्जत है, पॉपुलैरिटी है। तो अजीज दोस्तों, इस आदमी ने कुछ कमाया है, अपनी मेहनत से इज्जत कमाई है, मोहब्बत कमाई है। यही भारत 2014 से भी पहले था ना, कौन भाव पूछता था भाई। आज भारत का फॉरेन मिनिस्टर, आपको मैं अभी एंड पे जो वीडियो दिखा रहा हूँ जयशंकर जी की, आप उस वीडियो में कान जयशंकर जी की आवाज़ पे रखिएगा, नज़रें ब्लिंकन के ऊपर रखिएगा, जो बराबर में बैठा है वो यूं जयशंकर जी को ही देख रहा है, मुसलसल जयशंकर जी की तरफ देख रहा है और उनकी बात को गौर से सुन रहा है। और आपको खुद, आप कितने भी मतलब बीजेपी के मुखालिफ हों, कितने भी वो हों, आप एक बार तो ये कहेंगे कि यार जयशंकर जी ने कोई एक बात गलत नहीं कही और भारत का केस मजबूती से रखा। हमने भारत के फॉरेन मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में आके देखे हैं, सलमान खुर्शीद जैसे, और ये सब। भारत की कोई इंटरनेशनल लेवल पे औकात नहीं होती थी, कोई भाव नहीं पूछता था। आज भारत को इंटरनेशनल, मतलब आप मुझे यह बताएं, सबसे बड़ी बात जो मैं शायद भूल जाता कहना, क्या आप ये जो गल्फ एनर्जी का खजाना जहाँ पे है, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और सऊदी अरब, इमारात, आपने कभी इन लोगों की इतनी मोहब्बत देखी है भारत के किसी लीडर के साथ जो आज है? मंदिर बना रहे हैं भाई, इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, खुद जमीनें दे रहे हैं मंदिर के लिए, खुद उद्घाटन कर रहे हैं, खुद अभिषेक भी कर रहे हैं, सब रस्में भी निभा रहे हैं। जो हम करते हैं तो मुसलमान कहते हैं तुम काफिर हो गए, वो असल मुसलमान जो बाय बर्थ मुसलमान है, जो जिनका मजहब जहां से पैदा हुआ है इस्लाम, वो खुद वही चीजें कर रहे हैं। आप जिस तरह ये मोदी जी से मिलते हैं,
आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने इतनी मोहब्बत, मतलब आप कतर के अमीर की मिसाल ले लें, कितना प्रोपेगेंडा हो रहा था कि नुपुर शर्मा के लिए हमें माफ़ी मंगवाई, ये वो। अभी जब मोदी जी से ये मिले थे तो किस तरह मिले थे यार। और फिर उसको भी शाहरुख खान ने आज़ाद करवाया है। 8 इंडियन को सजाए मौत से शाहरुख खान ने बचाया। और शाहरुख खान बेचारा कह रहा था कि भाई मैंने नहीं किया कुछ, मेरा कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है, मेरी तो बात भी नहीं हुई। तो जी मोदी ने शाहरुख खान को फोर्स किया कि नहीं ये बयान दो तुम। बेचारा शाहरुख खान दबाव में आके ये बयान दे रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, वरना शाहरुख खान नहीं किया। वो कौन करवा रहा है ये? सुब्रमण्यम स्वामी, जो साला इस उम्र में आके सठिया गया है, इसकी अकल ठिकाने पे नहीं रही। पता नहीं इसकी सोच बुद्धि इसकी कहाँ चली गई है। मोदी विरोध में ये सब कर रहा है वो। तो ये है अजीज दोस्तों, ये ज़रा देखिएगा आप। एंड पे मैं रख रहा हूँ आपके सामने श्री जयशंकर जी का अभी म्यूनिख में जो सिक्योरिटी समिट हुई थी, उसमें किस खूबसूरती से भारत का केस पेश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting. From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is, your relationship is fine, you can do whatever you want, whenever you want? Okay. First of all, I mean, you're sitting next to each other. no. So. First of all, delighted to be here, and I couldn't find a better set of people to be with on the stage. So thank you for whoever put us all together. Your question: do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case, because look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, there's an alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but there are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences. All of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated. And I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. Yeah. I think that era is today behind us. Yeah. So I agree very much with what Tony said, which is good partners provide choices. Smart partners take some of those choices. But sometimes there will be choices on which you say, well, I think I'll pass up on that one. It's a very good point, which brings me to the BRICS and the rise of middle powers, because that is one of the shifts that we see today. To what extent do you think that is a challenge to the West, or maybe that can be sort of the bridge, especially in a world where we will see continued competition between the US and China? And I'm going to ask Minister Shankar first, but I'd love for both of you to come in as well. I thought maybe the BRICS one you wanted the US. After you, Jack, please. Look, I think it's important to go back to how it began. The BRICS started in an era
where Western dominance was very strong. The premier gathering of the world was the G7, and you had a number of significant powers in the world who felt that, well, they were not part of the G7, but maybe they also brought value to the table by sitting and discussing with others. So in a sense, you had a collection of these countries. It was originally 4. South Africa joined later. If you look at it, it's a very interesting group because it's geographically as disparate as it can be. Yet it is bound by the fact that these discussions we've had over a decade and a half have been very useful for all of us. Now, like any product, you test it in the market at some point. We tested it last year and asked people, so how many of you want to join BRICS? And we got almost 30 countries who were willing to join BRICS. So clearly, if 30 countries saw value in it, there must be something good we've done. So I think it's important today to make a distinction between being non-West and anti-West. Mm-hmm. I would certainly characterize India as a country which is non-West, but which has an extremely strong relationship with Western countries, getting better by the day. Not everybody else necessarily in that grouping might qualify for that description, but the contribution the BRICS has made, if one looks at the G7 and how it evolved into the G20, I think in a way, those additional 13 members who came into its bigger grouping, 5 of them are BRICS members. The fact that there was another group which was meeting regularly and discussing and debating, I think certainly was an input into the expansion of the G7.